हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। इस वीडियो में हम विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी पोस्ट मौर्य पीरियड में जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मौर्य उत्तर काल में जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक की। इंडो ग्रीक कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर किसने आक्रमण किया? शकस ने। शकस कहाँ से आए? वो भी सेंट्रल एशिया से आए। फिर पर्थियन, जिनको हम पहले भी बोलते हैं कि कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, कुषाण भी कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडो ग्रीक की तरफ। तो इंडो ग्रीक कहाँ है? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कहाँ से? हिंद कुश पर्वत है ना, बैक्ट्रिया, ठीक है, से आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं डेमेट्रियस प्रथम, और सेकंड हम देते हैं यूकेटाइडस। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि इंडो ग्रीक में पहले कौन था? डेमेट्रियस वंश, और फिर कौन आया? यूकेटाइडस वंश। तो डेमेट्रियस वंश की हम अगर कैपिटल की बात करें, इसके हम कैपिटल की बात करें तो कौन सी है? सियालकोट। और यूकेटाइडस वंश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कहाँ है? तक्षशिला। ठीक है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेमेट्रियस वंश की कैपिटल कहाँ है? सियालकोट, और यूकेटाइडस वंश की कैपिटल कहाँ है? तक्षशिला। ठीक है, इसी वीडियो में हम क्या कर लेंगे, इनको याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक वंश में सबसे पहले कौन आता है? डेमेट्रियस वंश, है ना, डेमेट्रियस वंश। और इसका पावरफुल लीडर कौन था? सबसे पावरफुल लीडर कौन था इसका? मीनांडर। ठीक है, मीनांडर का नेम जो है वो बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? वो मिलता है मिलिंद। क्या मिलता है? मिलिंद। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मीनांडर का नाम जो है वो बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? मिलिंद बनता है। यानी कि मीनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और किसकी चर्चा है? ठीक है, नागसेन, है ना। नागसेन क्या था? महायान बौद्ध धर्म का क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, नागसेन क्या थे? महायान बौद्ध धर्म के क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि कनिष्क के समय क्या हुई थी? फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई थी, है ना, फोर्थ बौद्ध समिट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, एक था ईनियन, एक था महायान। तो नागसेन किसे? महायान से हैं। और मीनांडर क्या करता है, जिसका नाम हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद मिलता है, तो मिलिंद क्या करता है? नागसेन से क्या करता है? प्रश्न करता है धर्म के ऊपर। ठीक है, क्या करता है? प्रश्न करता है धर्म के ऊपर। मिलिंद ने नागसेन से धर्म के ऊपर क्या किए थे? प्रश्न किए थे। मिलिंद आस्क्ड क्वेश्चन टू नागसेन अबाउट रिलीजन। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। और हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि मिलिंद ने नागसेन से धर्म के ऊपर प्रश्न किए थे? कहाँ से मिलती है जानकारी? तो मिलिंद पन्नों से मिलती है। और मिलिंद पन्नों जो लिखी गई किसमें लिखी गई? पाली में, है ना। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे, तो इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम क्या की? राजा की आकृति वाले सिक्के चलाए। तो इंडो ग्रीक ने क्या किया था? सर्वप्रथम क्या किए थे? राजा की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे वंश की तरफ देखते हैं। वो कौन सा? यूकेटाइडस वंश। कौन सा? यूकेटाइडस वंश। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, पावरफुल किंग कौन है? तो एंटीयालकिड्स। ठीक है, यूकेटाइडस वंश, कैपिटल है तक्षशिला, पावरफुल किंग कौन है? एंटीयालकिड्स। और फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? डेमेट्रियस वंश। डेमेट्रियस वंश, ठीक है, हमने पढ़ा सर, उसमें पावरफुल राजा तो था, वो कौन था? मीनांडर, है ना, मीनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और मीनांडर का बौद्ध धर्म में नाम क्या मिलता है? मिलिंद मिलता है। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। और मीनांडर ने क्या किया था? नागसेन से क्या किया था? धर्म के ऊपर क्या किए थे? प्रश्न किए थे। बिल्कुल, है ना। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं शकस की तरफ। ठीक है, शकस की तरफ। शकस का ऑक्यूपेशन क्या थी? पशुपालन, यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ठीक है, शकस को क्षत्रप भी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप भी बोलते थे, स्किथियन भी बोलते थे शकस को। और शक कहाँ पे उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई? ठीक है, कहाँ पे? कंधार में ये थे, मथुरा में गए, कुछ मथुरा में चले गए, कुछ तक्षशिला में, कुछ उज्जैन में, कुछ नासिक में। ठीक है, तो कुछ उत्तर में चले गए और कुछ पश्चिम में चले गए। उत्तर की हम बात करें तो क्या है? उत्तर की हम बात करें तो क्या है? मथुरा और तक्षशिला। ठीक है, क्या है? तक्षशिला और मथुरा। अगर हम उत्तर का क्षत्रप, यानी कि ठीक है, शकस है ना, क्षत्रप बोलते हैं, तो उत्तरी क्षत्रप की बात करें तो क्या है? तक्षशिला और मथुरा, है ना, यहाँ पे बच गए। और अगर पश्चिम की बात करें तो कहाँ? नासिक और उज्जैन। पश्चिम में कहाँ बच गए शक? तो नासिक और उज्जैन। अब देखते हैं हम इनके युद्धों के बारे में। ठीक है, सिंपल। तो मथुरा में शक शासक, है ना, मथुरा का शक शासक किससे लड़ाई हुई थी? उज्जैन के राजा से लड़ाई हुई थी। और कौन जीता था? तो उज्जैन का राजा जीत गया। तो और कौन सी टाइटल ले ली थी उसने? ठीक है, कौन सी उपाधि ले ली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि इसने ले ली थी। किसने? उज्जैन के राजा ने। उज्जैन के राजा ने क्या किया? मथुरा के शक शासक को हराया और कौन सी उपाधि ले ली? विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ते जाएंगे। फिर कौन है? ठीक है, उत्तर में तो हमने देख लिया मथुरा में क्या हुआ था। अब पश्चिम में देखते हैं। पश्चिम में नासिक में कौन थे? नेहपान थे। नेहपान का किसके साथ युद्ध होता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी क्या होता है? जीत जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें नासिक में मिले एक सिक्के से, जोगलथम्पी में मिले सिक्के से क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। जोगलथम्पी क्या है? नासिक में।
ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पश्चिमी कौन था, उज्जैन के शक शासक, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, उज्जैन के शक शासक की। तो पावरफुल किंग कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया है, तो किसने लिखवाया है, ये लिखवाया है रुद्रदामन ने, ठीक है। तो कौन सी भाषा में लिखवाया, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखवाया। कौन सी भाषा में लिखवाया, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखवाया, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में इसके पुनर्निर्माण की चर्चा है। किसकी चर्चा है, इसके पुनर्निर्माण की चर्चा है। किसकी चर्चा है, पुनर्निर्माण की चर्चा है, ठीक है। कि रुद्रदामन ने क्या बोलते हैं सुदर्शन झील थी उसका क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील को पहले किसने बनाया, तो किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, रुद्रदामन ने। यही क्या लिखा है जूनागढ़ अभिलेख में, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लास्ट रूलर की बात करें, लास्ट शासक की बात करें तो कौन था, रुद्रसिंह, ठीक है। कौन था, रुद्रसिंह तृतीय। कौन था भैया, लास्ट रुद्रसिंह तृतीय, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। रुद्रसिंह तृतीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जीत जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किससे था, तो ये गुप्त वंश से था। किससे था, गुप्त वंश से था, ठीक है सर। इसके बारे में हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो इतनी तो हमें बात सर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, पर्थियन यानी कि पहला वंश के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट किंग कौन है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है पहले वंश के बारे में, ठीक है। थोड़ी जितनी क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो पहला वंश में इंपॉर्टेंट किंग कौन है, गेंदो फर्निस, ठीक है। कौन है, गेंदो फर्निस, ठीक है। और सोर्स क्या मिलता है इसका, तख्ते बेही अभिलेख, ठीक है। गेंदो फर्निस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तख्ते बेही अभिलेख में क्या मिलती है, गेंदो फर्निस के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या हुई थी, इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी गेंदो फर्निस के बारे में। इसके समय में कौन आया, सेंट थॉमस केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ गेंदो फर्निसिस, ठीक है। तो गेंदो फर्निस के समय कौन आया, सेंट थॉमस भारत आया। पर सेंट थॉमस था कौन, तो सेंट थॉमस कौन था, तो कौन था, ये ईसाई धर्म का प्रचारक। सेंट थॉमस कौन था, ईसाई धर्म का प्रचारक। किसके समय में भारत आया, गेंदो फर्निस के समय में भारत आया था, ठीक है सर। इतनी बात हमें पता चल गई पल्लव वंश के बारे में। अब हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश, ठीक है, पश्चिम चाइना में रहते थे, ठीक है। इनको वहां से खदेड़ दिया था। किस जाति से बिलोंग करते थे, तो यूची जाति से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, ठीक है। यूची जाति से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। लीडर कौन थे, कुंजल कन्फ्यूशियस ने क्या किया, काबुल और कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो सेंट्रल एशिया से आक्रमण आएंगे, ये उत्तर और पश्चिम वालों को क्या करने पड़ेंगे, झेलने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कुंजल कन्फ्यूशियस ने क्या किया था, काबुल और कश्मीर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो कुंजल कन्फ्यूशियस ने कुछ टाइटल भी ली थी, कुछ उपाधियां भी ली थी, जैसे महाराजा की उपाधि ली, धर्मचरित की उपाधि ली, ठीक है। इसके बारे में इतना ही है। आगे हम भीम कन्फ्यूशियस के बारे में, जो कुषाण वंश का अगला राजा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कुषाण वंश का, तो कौन है वो है भीम कन्फ्यूशियस। कौन है, भीम कन्फ्यूशियस, ठीक है सर। इतनी बात हमें पता चल गई। इसने क्या किया, गंधार, पंजाब और मथुरा पे क्या किया, आक्रमण किया। क्या किया, गंधार, पंजाब और मथुरा पे क्या किया, आक्रमण किया। किसने, भीम कन्फ्यूशियस ने। और टाइटल क्या ली थी, अगर इसकी उपाधि की बात करें भीम कन्फ्यूशियस की, तो कौन सी उपाधि ली थी इसने, महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि ली थी इसने, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किससे था, शैव धर्म को मानता था। और कैसे पता चलता है, तो इसके कॉइन से पता चलता है। क्या मिलता है, शिव नंदी त्रिशूल का क्या मिलता है, हमें अंकन मिलता है। इसके कॉइन से क्या मिलता है हमें, शिव नंदी और त्रिशूल का क्या मिलता है, हमें अंकन मिलता है, ठीक है सर। इतनी बात पता चल गई। और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज थी, कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे, तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे, तो भीम कन्फ्यूशियस ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। यानी कि गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए थे, सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो भीम कन्फ्यूशियस ने सर्वप्रथम क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है सर। इतनी बात भी हमें पता चल गई। हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में, कनिष्क के बारे में, ठीक है। तो कनिष्क क्या 78 ईस्वी में क्या हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ। किसका, कनिष्क का, ठीक है। शक संवत का क्या किया इसने, आरंभ किया। किसका आरंभ किया, तो शक संवत का क्या किया इसने, आरंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संधि किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। चौथी फोर्थ बौद्ध समिट जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी, ठीक है। फोर्थ बौद्ध समिट किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फोर्थ बौद्ध समिट के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चौथी बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो थे वो वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संधि में क्या हुआ था, कनिष्क के समय में ये क्या हुआ, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म क्या हो गया, बट गया था,
ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। ठीक है, अगर कुषाण की कैपिटल की बात करूं तो कहाँ है? पेशावर है। ठीक है, कहाँ पे है? पेशावर है और मथुरा में है। कुषाण कैपिटल की बात करूं तो कहाँ पे है? पेशावर है और मथुरा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी मूर्ति कला केंद्र की बात करूं तो कहाँ है? गंधार है और मथुरा में है। मूर्ति कला केंद्र कहाँ है? गंधार और मथुरा। अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो कहाँ है? पेशावर और मथुरा। ठीक है सर। अब इसके समय में देखते हैं इंपॉर्टेंट। बसुमित्र क्या थे? फोर्थ बोध संघ के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाएगा। अशोक घोष ने क्या की थी? बुद्ध चरित की लिखा था। ठीक है, अशोक घोष ने क्या लिखी थी? बुद्ध चरित लिखी थी। ठीक है, नागार्जुन ने क्या किया? शून्यवाद। नागार्जुन ने क्या किया? शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इसलिए क्या बोला जाता है उसको? भारत का क्या बोला जाता है उसको? आइंस्टाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भारत का? उसको आइंस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, फिर चर्क ने क्या किया था? चर्क संहिता लिखी। ठीक है, चर्क ने क्या किया? चर्क संहिता लिखी। और ये क्या था? चिकित्सा ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? तो चिकित्सा ग्रंथ था। ठीक है सर, आगे। अब सिल्क रूट की बात करें तो ये किसके समय में स्टार्ट हुआ? सिल्क रूट तो चाइना में कौन सा वंश चल रहा था? तो चाइना में कौन सा वंश चल रहा था? तो चाइना में चल रहा था हान वंश। कौन सा वंश चल रहा था चाइना में? हान वंश के समय क्या हुआ? सिल्क रूट स्टार्ट हुआ। तो अब कनिष्क का क्या रोल था सिल्क रूट में, है ना? देखते हैं। कनिष्क ने प्राचीन रेशम मार्ग को भारतीय व्यापारियों के लिए खोलने, ठीक है, कनिष्क ने प्राचीन रेशम मार्ग को भारतीय व्यापारियों के लिए खोलने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये क्या करना चाहता था? सिल्क रूट को कैप्चर करना चाहता था। ठीक है, अभी तक तो हमें ये समझ में आया। ठीक है, तो भारत को चीन, मध्य एशिया और रोमन समाज से जोड़ा। भारत को किससे जोड़ा? चीन, मध्य एशिया और रोमन समाज से जोड़ा। ठीक है, देखते हैं आगे। चीन से आने वाला रेशम और अन्य सामान ठीक है, चीन से आने वाला रेशम और अन्य सामान सीधे कनिष्क के साम्राज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? पेशावर से होकर गुजरते थे। यानी कि ये क्या करेगा? पेशावर को एकदम से क्या करेगा? जहां से जाएंगे वो सिल्क रूट, है ना? सिल्क रूट आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सिल्क आ रहा है। ठीक है, सिल्क आ रहा है और क्या करेगा? ये उस पर क्या करेगा? निगरानी रखेगा। जैसे ही वो पेशावर से होकर गुजरेगा, ठीक है, ये क्या करेगा? उनको रोक देगा और बोलेगा अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, चीन से आने वाला रेशम और अन्य सामान सीधे कनिष्क के साम्राज्य, जिसकी राजधानी पेशावर से होकर गुजरते थे। ठीक है, पेशावर से होकर गुजरते थे। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। इस मार्ग पर सुरक्षा प्रदान करके कर वसूल कर कुषाण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। ठीक है, यानी कि टैक्स ले लेकर ही इसने क्या कर दिया? अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। ठीक है, क्योंकि कहां से होकर गुजरा है? तुम देख रहे हो कहां से होकर गुजरा है? कनिष्क के साम्राज्य, जिसकी राजधानी पेशावर है, वहां से होकर गुजरता था। क्या? सिल्क और अन्य सामान। तो हम देखते हैं, एक तो सिल्क जाता था और क्या जाता था? तो रेशम मार्ग का महत्व है ना, मुख्य वस्तु और क्या जाती थी? इस मार्ग से सबसे ज्यादा रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? तो ठीक है भैया, रेशम का व्यापार होता था सबसे ज्यादा इस मार्ग से। इसके अलावा चाय, देखो चाय भी जाती थी, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और सोने चांदी। ठीक है, सोने चांदी का भाई क्या होता था? आदान प्रदान होता था। ठीक है, एक तो सिल्क जा ही रहा है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो रूट ही है। और उसके अलावा क्या जा रहा है? चाय, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और सोने चांदी का आदान प्रदान होता था। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम? सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान देख लेते हैं। ठीक है, तो यह केवल व्यापारिक मार्ग नहीं था। ठीक है, ये केवल व्यापारिक मार्ग नहीं था, यानी कि सिल्क और अन्य सामान नहीं जाता था यहाँ से। और क्या है? धर्म, कौन सा धर्म जा रहा है? तो इस मार्ग के माध्यम से भारत से बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में फैला। ठीक है, तो क्या फैला? बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया में फैला। तो हमें ये तो पता है कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को बड़ा ज्यादा मानता था। ठीक है, फोर्थ बौद्ध समिट भी उसके समय में हुई है। ठीक है, तो ये हमने, ठीक है, जो भी विदेशी आक्रमण से रिलेटेड जो भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जुटा ली। ठीक है, वो हमने यहीं पे देख ली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।